बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स एक बड़ा फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है हमारी आज की दुनिया के अंदर, आज की इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड जो जितना भी सामान है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, उसके हम घिरे हुए हैं। हम हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपेंडेंट है। तो आज के सेशन में हम कुछ बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है उसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड समझनी होगी। इससे पहले जो प्रीवियस सम चैप्टर्स हैं, प्रीवियस क्लासेस है, उनमें आपने पढ़ा होगा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं, और उन पर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से वो क्लोजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। बट इन द लास्ट शेल, या जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो है स्पेसिफिकली इन द मेटल्स हम उनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर द रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रॉन्स जो वो मूव कर सकते हैं, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेफर करते हैं। बट इसके बावजूद भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये कंप्लीटली फ्री नहीं होते। ये एक बॉन्ड के साथ या छोटी सी वीक फोर्स के साथ जो वो बंधे होते हैं, जिनको हम वेव फंक्शन भी इसका फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं, सॉरी वर्क फंक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाउंड होते हैं उसके एटम के अंदर। अगर इनको थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए तो वो अपने उस वर्क फंक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और कंप्लीटली मेटल की सरफेस को छोड़कर रिलीज कर बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह का ये जो प्रोसेस है, जिसमें हीट प्रोवाइड करने से, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेटल सरफेस को लीव करके बाहर आ जाएं, इस प्रोसेस को हम थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं। और इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मेटल की जो सरफेस है उससे सिर्फ एक हल्का सा उनको जो हीट प्रोवाइड कर दी जाए वो उससे निकल आते हैं। इस थर्मियोनिक एमिशन की वजह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की एक बीम या इलेक्ट्रॉन्स, अब सिंपली यहाँ पे अभी हम सिर्फ यही इसको रेफर करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हासिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं, या एक ऐसे सोर्सेज बना सकते हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमारे पास जो फिलामेंट बेस्ड बल्ब होते हैं, तो फिलामेंट बेस्ड बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होते हैं हम उनको हीट करते हैं, और हीट करने की वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो वो अमिट हो जाते हैं, वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सोर्स के तौर पर काम करते हैं। अब इसी फिनोमेना को यूज करते हुए हम एक इक्विपमेंट डेवलप करते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रॉन गन का दिखाया गया, इसके अंदर हमारे पास एक हॉट कैथोड होता है, एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर जो एक टंगस्टन फिलामेंट है उसको प्लेस किया होता है, और उसको इनडायरेक्टली हीट करते हैं। इनडायरेक्ट हीट करने का मतलब ये है कि हम इस पूरे कैथोड को, इस पूरे सिलेंडर को हीट नहीं करते, बल्कि इसके अंदर जो फिलामेंट है सिर्फ उसको एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ अटैच करके उसको हीट अप करते हैं, एंड अपॉन हीटिंग जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके अंदर से अमिट होना शुरू हो जाते हैं। हम उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन बीम के तौर पर रेफर करते हैं, और या इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो वो निकलते हैं, और उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है इसके टेम्परेचर के ऊपर। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके बाद पास करते हैं कंट्रोल ग्रिड से। अब कंट्रोल ग्रिड जो है वो नेगेटिवली बायस्ड होती है। नेगेटिवली बायस्ड मींस उस पे जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है वो प्रोवाइड किया होता है। अब एज वी ऑल नो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इस कंट्रोल ग्रिड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। दैट मींस कि ये कंट्रोल ग्रिड जो है एबिलिटी रखती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करे, इलेक्ट्रॉन्स को रोक सके। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या उनकी जो तादाद है वो इस कंट्रोल ग्रिड से कंट्रोल की जा सकती है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो वो इससे बाहर निकलेंगे। कंट्रोल ग्रिड के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इसका सेक्शन है दैट इज एक्सेलरेटिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड क्या है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्ट उसको कहते हैं। तो जब पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ, पॉजिटिव चार्ज वाले इस एनोड की तरफ यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो वो अट्रैक्ट होते हैं और उससे वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। उसके बाद अगेन हमारे पास एक फोकसिंग एनोड होता है। ये फोकसिंग एनोड उनको कन्फाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, और यहां से हमारे पास एक कन्फाइंड फोकस स्ट्रेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल हो जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसे हम एक
जो फाइन जो बीम है इलेक्ट्रॉन्स की वो अटेन कर सकते हैं, जिनको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं जी कैथोड रेज की। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम उसके अंदर से निकल रही है, हम इस इलेक्ट्रॉन बीम को एज अ कैथोड रे रेफर करते हैं क्योंकि ये कैथोड से एमिट हो रही है। अब इन कैथोड रेज के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज की जा सकती है। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेगेटिव साइड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करेगी, और जबकि जो हमारे पास इसकी पॉजिटिव साइड होती है वो उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डायफ्लेक्ट हो सकती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज की जा सकती है। इसी तरह अगर आप उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पर रखें तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो उस कंडक्टर को मूव करवाती है। तो एक्चुअली वो फोर्स उस मटेरियल पर नहीं लग रही होती बल्कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर लग रही होती है, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट करता है और उसका पाथ जो वो चेंज कर सकता है। तो इसलिए जब ये कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन बीम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरेगी तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ये बीम जो है वो अपना रास्ता जो है पाथ चेंज कर लेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने उसको इस सेंस में अप्लाई किया है कि जो इसमें से गुजरने वाली जो बीम है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में अपना रास्ता, या वो वाई एक्सिस में ऊपर या वाई एक्सिस नीचे डायफ्लेक्ट हम उसको करवा सकते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि एक्स पॉजिटिव एक्स या पॉजिटिव वाई की तरफ डायफ्लेक्ट करवाती है। तो इस तरह हम चारों डायमेंशंस में इस बीम को किसी भी डायरेक्शन में अपने किसी भी जो डिजायरेबल पोजीशन है वहां पे फॉल करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यही जो इक्विपमेंट जो पढ़ चुके हुए हैं, कैथोड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन है, इनके कॉम्बिनेशन से हम एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसको हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप बोलते हैं। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या इन शॉर्ट हम इसको CRO बोलते हैं। अब CRO क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ CRO इज अ हाईली वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होती है और उसके पार्ट्स जो है वो उसके अंदर एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसको एक्सेलरेट करते हैं, फिर हम उसको शेप देते हैं नैरो बीम के अंदर और फिर एक्सटर्नल कनेक्शंस की मदद से हम उसको अपनी डिजायरेबल पोजीशन पर ऑपरेट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम दी गई है एक CRO की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये डिफ्लेक्शन सिस्टम है और ये हमारी स्क्रीन है। अब इलेक्ट्रॉन गन में वैसे कैथोड और एनोड के जरिए हम यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो प्रोड्यूस करवाते हैं और कैथोड और एनोड से हम उसको एक्सेलरेट करवाते हैं, उसको कन्फाइन करते हैं, उसको फाइन बीम बनाते हैं। और देन जो हमारा डायफ्लेक्शन सिस्टम है, यू कैन सी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड विल डायफ्लेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल magnetic field will deflect it along the y axis। तो इस तरह हम इस डायफ्लेक्शन सिस्टम से अपनी मर्जी के मुताबिक उस बीम को कहीं पर भी फोकस करवा सकते हैं। और इन द लास्ट हमारे पास ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है। फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक मटेरियल लगा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, फास्फोरस आई थिंक होता है। जब उसके ऊपर जो बीम फॉल करती है तो उसकी वजह से ग्लो प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से इस स्क्रीन के बाहर उस स्पॉट को देखा जा सकता है। बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जनरेट करवा कर डायफ्लेक्ट करवा के हम उस फास्फोरस स्क्रीन पर उसको फॉल करवा के वहां पर पैटर्न जनरेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो हमारे टीवीज थे, पुराने टीवीज जिसके अंदर ट्यूब्स वगैरह इस्तेमाल होती थी, उनके अंदर यही सिस्टम इस्तेमाल करके हम जो इमेज है वो जनरेट करते हैं। तो CRO का बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो यही है, जिसके बाद हम CRO की स्क्रीन के ऊपर, बल्कि नॉट सिर्फ CRO जो हमारी जितने भी टीवीज हैं, टीवी स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर स्क्रीन जो होती है, उनके ऊपर जो पैटर्न्स है वो बनाकर देख सकते हैं। अब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का फंक्शन क्या है? ये CRO बेसिकली लैब्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इससे हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म्स हैं
जो करंट सिग्नल होते हैं, हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होता है उसकी भी एक वेव फॉर्म साइनोसाइडल वेव होती है, जो डीसी करंट है उसकी भी एक वेव फॉर्म होती है। तो हमारे पास जितने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं सभी किसी ना किसी वेव फॉर्म के साथ क्रॉसपॉन्ड करते हैं, तो उन सब की वेव फॉर्म को हम सीआरओ की मदद से देख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट जो टाइम इंटरवल है उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर के तौर पर हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये एक सीआरओ है, इसके ऊपर डिफरेंट जो कंट्रोल नॉब्स हैं और सेंटर में ये एक छोटी फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जिसके ऊपर जो है वो वेव फॉर्म्स बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक साइनोसाइडल वेव फॉर्म, ये एक सॉटूथ वेव फॉर्म जो है वो बनी हुई है, तो आप इससे आप डिफरेंट टाइप्स की जो वेव है वो देख सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं हम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीआरओ है, सीआरओ के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है डायफ्रैक्शन सिस्टम है या वो इलेक्ट्रॉन गन है, वही सारा सिस्टम जो हमारे जो टीवीज थे पुराने उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हाईली इवैक्यूएटेड जो ट्यूब होती है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन गन और डायफ्रैक्शन सिस्टम वो सारा कुछ लगा के फास्फोरस कोटेड स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न है वो देख पाते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि आप साउंड वेव को सुन सकते हैं। जी हाँ, मैंने सही कहा, आप साउंड वेव को सुनते तो हैं, उसको देख भी सकते हैं। अब साउंड वेव को देखा कैसे जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे एक सेटअप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं ट्यूनिंग फोक है, उसके सामने एक माइक्रोफोन रखा हुआ है। जब आप ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं तो उससे निकलने वाली साउंड वेव्स इस माइक्रोफोन में जाती हैं और इस मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव को ये जो माइक है, माइक्रोफोन है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी सीन इन द सीआरओ। सो यस, यू कैन सी द साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स सुनते तो सभी हैं, आप उसको सीआरओ की मदद से देख भी सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो टेक्नोलॉजी कंसर्न तमाम सर्किट्स को के डिजाइन और उनका जो एनालिसिस, उनका बिहेवियर, जिसके अंदर ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप्स इस्तेमाल होती है और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर्स, वैक्यूम, ये सारी चीजों की जो स्टडी है हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। और इनकी डिस्कवरी और इनका जो एनालिसिस है, इन छोटी छोटी चीजों ने लीड किया है हमें जो आज की जो मेजर डिस्कवरीज है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, एक सिंपल सी मोटर से लेकर जो हमारे एयरप्लेन, स्पेसशिप्स वगैरह, सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और चिप्स लगी होती हैं, वो सारी के सारी स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की ही देन है। अच्छा जी, फर्दर हम मूव करते हैं जनाब। उसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना चाह रहे हैं तो आपको एनालॉगस और डिजिटल सिग्नल के बारे में पता होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। एनालॉग क्वांटिटी या जो एनालॉग सिस्टम है ये असल में कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं। इस वजह से जो एनालॉग सिग्नल है ये वेरिएबल, कंटिन्यूसली वेरिएबल इलेक्ट्रिकल या फिजिकल क्वांटिटी, ये कंटिन्यू एक पैटर्न में इस तरतीब के साथ, जैसे आप इसको कह लें, एनालॉग सिग्नल जो है वो एक कंटिन्यू वेरिएशन उसके अंदर होती है। और अगर आप इसको मैं रिजेंबल करना चाहूँ किसी एग्जांपल के साथ, जिस तरह पेंट है फॉर एग्जांपल एक रेड कलर है, तो रेड कलर के इनफाइनाइट शेड्स बनते हैं, चाहे उसके अंदर एक छोटा सा स्मॉल सी डिफरेंस हो, लेकिन वो उसके हल्का हल्का थोड़ा कलर शेड को चेंज करने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेड्स एक सिंगल कलर के बन सकते हैं। इसी तरह जो स्मेल्स है वो इनफाइनाइट खुशबुएं जो है वो बन सकती हैं ड्यू टू दिस एनालॉग सिग्नल, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस पैटर्न में चेंज होता जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जो डिजिटल सिस्टम होते हैं ये डिस्क्रीट डिजिट्स होते हैं, वेरी प्रिसाइज, और सिर्फ बहुत डिस्क्रीट होते हैं, जो नंबर्स, लेटर्स या सिंबल्स होते हैं, जैसे 1 और 2। अब 1 के अलावा कोई और दूसरा सेकंड ऑप्शन नहीं है, 2 के अलावा और कोई रेसिप्रोकल नहीं है या उसकी कोई और चेंजिंग नहीं है, कि ये डिस्क्रीट वैल्यू है, ऑन एंड ऑफ एग्जैक्ट वैल्यूज है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं होती। इस तरह के सिग्नल्स को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं, जिसको और इसी के बेस पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डील करती है, जिसको जीरोस और 1 की फॉर्म में हम जो सिग्नल्स हैं वो बनाते हैं। और इस तरह जो एनालॉगस है वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जहां पर रिप्रेजेंट करता है, तो डिजिटल सिग्नल जो है वो उसकी लिमिटेड काउंटेड वैल्यूज के ऊपर ही फोकस करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एनालॉग वॉच है और एक डिजिटल मीटर है,
तो ऑब्वियसली जब एनालॉग वॉच है उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं उसकी रीडिंग्स को लेने के लिए, बट जब डिजिटल की बात करें तो वो जो स्क्रीन पर नंबर शो करवाएगा हमारे पास एग्जैक्ट उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है उसको रीड आउट करने के लिए। सो अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि why need to use a digital representation in a world that is naturally analog, कि हमारी इस दुनिया में हमारे जो बाय नेचर जो वर्ल्ड है वो एनालॉग है, तो इसके अंदर जो डिजिटल सिग्नल्स है या डिजिटल उसको कन्वर्ट करने की जरूरत क्या पड़ी है। तो उसका जवाब है मशीन्स। हमारी जितनी भी मशीन्स हैं ये डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करती हैं, स्विचेस पर ऑपरेट करती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में या डिजिटल वर्ल्ड में तभी इनकलाब आया था जब स्विचेस यानी कि हम सिस्टम्स को कंट्रोल करना सीखा था। जो ट्रांजिस्टर्स हैं या इंडक्टर्स हैं, इन सारों के अंदर ये एक डिजिटल सिग्नल्स है जो सिस्टम को या तो ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं, सिग्नल को या प्रोवाइड करते हैं या क्लोज कर देते हैं, स्विच ऑन करते हैं या ऑफ कर देते हैं। तो इस कंट्रोल की वजह से जो इन सिग्नल्स के ऊपर हमारा कंट्रोल था उसकी वजह से मशीन्स जो है वो ऑपरेट हुई थी। तो अगर आप डिजिटल सिग्नल को इंटरप्रेट कर पाते हैं तभी आप मशीन लैंग्वेज को या मशीन्स को समझ पाएंगे और मशीन्स को तभी आप मॉडिफाई या उसके ऊपर कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस काम के लिए हमें कुछ इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर सके और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करें। द कन्वर्जन फ्रॉम वन एनालॉगस टू डिजिटल इज अचीव्ड थ्रू अ सर्किट नोन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एडीसी, और इसी के वाइस वर्सा ही है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो दोनों तरफ में हमारे पास दोनों चीजें मौजूद हैं कि आप एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट कर सकते हो, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्ट कर सकते हैं। डिजिटल वैल्यूज जो है वो सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑन ऑफ वोल्टेज या लेवल 0-1 के साथ जो रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिसकी वजह से वी हैव अ स्पेसिफिक कंट्रोल ऑन डिफरेंट मशीन्स एंड इक्विपमेंट। यहाँ पर आप एक एनालॉग सिग्नल को देख सकते हैं, यू कैन सी अ कंटिन्यूअस वेव फॉर्म जो कंटिन्यू चल रही है। बट अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें तो आप देखिए कि ये वेव जो है डिफरेंट पार्ट्स को कंबाइन करने से बनी है। अब उसका हमें फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह करने की वजह से जो कंट्रोल ओवर द क्वालिटी है वो हमारे पास ज्यादा, हम हर एक हिस्से को सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अमेंड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स जो है ये डिजिटल सिग्नल्स की एक बेस्ट एग्जांपल्स है। ये वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स के अंदर जिनकी बेस पर हम जो बड़े बड़े सर्किट जो हम वो डिजाइन करते हैं। लॉजिक गेट्स असल में प्रोवाइड करते हैं इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट। इनमें इनकी एक या दो इनपुट्स होती हैं बट आउटपुट जो है वो सिंगल आउटपुट होती है। एक या दो या इससे भी ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं बट आउटपुट हमेशा उनकी एक होती है। अब बेसिकली ये 3 गेट्स होते हैं। इन गेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 चीजों का पता होना चाहिए। फर्स्ट वन इज द बूलियन अलजेब्रा। इसके लिए इन गेट्स को ऑपरेट करवाने के लिए जो इक्वेशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं वो गवर्न होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, और हर गेट का जो ऑपरेशन है वो एक इक्वेशन के जरिए डिक्लेयर किया जाता है जिसको हम बूलियन इक्वेशन कहते हैं। और वो टेबल जिसके अंदर एक जो गेट की तमाम पॉसिबल इनपुट और आउटपुट्स हो उसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। ट्रूथ टेबल में किसी गेट की तमाम पॉसिबल इनपुट और आउटपुट्स जो है वो मौजूद होती हैं। और अब सर्किट सिंबल्स में बेसिकली 5 जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट। ये 5 गेट्स है जो बेसिक्स हैं। बाकी इनके कॉम्बिनेशन से जो मजीद गेट्स भी बनाए जाते हैं। अब वन बाय वन हम इनको जरा देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो गेट है दैट इज एंड गेट। एंड गेट, अब एंड गेट उसका सिंबल ये आपको नजर आ रहा होगा, कुछ इस तरह का सिंबल होता है। इसकी 2 इनपुट्स है ए और बी और एक आउटपुट है ए। इसकी जो बूलियन इक्वेशन है वो ये है जिसको हम कहते हैं x इज इक्वल टू ए एंड बी। इस इक्वेशन को इस तरह पढ़ा जाता है। अब ये एक ऐसा गेट है जिसमें जब तक दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं होंगी, दोनों वैल्यूज हाई नहीं होंगी, हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। यू कैन सी कि अगर हम दोनों को लो रखेंगे तो हमारे पास आउटपुट लो है, एक लो एक हाई तब भी आउटपुट लो है, एक हाई एक लो तब भी आउटपुट लो है,
जब तक दोनों वैल्यूज, दोनों इनपुट हाई पे नहीं जाएंगी, हमारे पास जो उसका आउटपुट है वो हाई नहीं मिलेगा। तो इसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। इसमें वो तमाम पॉसिबल इनपुट और आउटपुट्स हैं जो इस गेट को कंट्रोल करता है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी और गेट। अब और गेट क्या है? और गेट का ये आप सर्किट सिंबल देख सकते हैं। इसकी जो इक्वेशन है उसको हम कुछ इस तरह से रीड आउट करते हैं, ए और बी, एक्स इज इक्वल टू ए और बी। दो इनपुट्स है और एक आउटपुट है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर दोनों इनपुट्स लो पर हो तो आउटपुट भी इसकी लो होगी। अगर एक का इनपुट लो और एक हाई हो तो आउटपुट हाई होगी। कोई भी, यानी कि दोनों में से कोई एक भी इनपुट इसकी हाई होगी तो हमारे पास आउटपुट हाई हो जाएगी, और ऑब्वियसली अगर दोनों हाई हो तब भी आउटपुट हमारे पास हाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक नॉट आ जाता है जी, नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी कहते हैं क्योंकि ये आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर इसके इनपुट पर हाई है तो इसका आउटपुट जो है वो लो होगा, और अगर इसका इनपुट लो पर है तो इसका आउटपुट जो है वो हाई पर होगा। जो इसके ट्रूथ टेबल में यहाँ पर मेंशन है, ये इसकी जो वो बूलियन इक्वेशन है। तो ये बेसिकली इन्वर्टर है क्योंकि ये जो आउटपुट है वो उसको इन्वर्ट करता है। अब ये तीन बेसिक गेट्स है। अब इनके कॉम्बिनेशन से मजीद दो गेट्स बनते हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी नैंड गेट। अब नैंड गेट जो है वो असल में एंड और नॉट का एक कॉम्बिनेशन है, एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। अब इसमें देखिए, जो आउटपुट थी वो टोटली इन्वर्ट हो चुकी हुई थी। एंड में हमने ये देखा था कि जब तक हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई पर नहीं होंगे हमारे पास आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ पे इसका उलट हो चुका हुआ है कि दोनों इनपुट्स लो पर है तो हमारे पास हाई आउटपुट आ रही है। तो ये इन्वर्टर की वजह से है, जो एंड की सारी इनपुट्स को इन्वर्ट कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट गेट है दैट इज अ नॉर। नॉर गेट असल में और के साथ नॉट गेट को मिलाने से बना है। अब ये और गेट की सारी जो आउटपुट है उसको इन्वर्ट कर देता है। एज यू कैन सी कि बोथ आर लो, तब भी हमारे पास आउटपुट जो वो हाई आ रहा है, और बाकी किसी में भी हाई हो तो हमारे पास आउटपुट जो वो लो आएंगी। ये और का टोटली इन्वर्टेड है। तो ये थे जी बेसिक लॉजिक गेट्स। इनका इस्तेमाल कहां पर होता है? ज्यादातर इनका इस्तेमाल एज ए स्विच किया जाता है। ये एज ए स्विच ऑपरेट करते हैं, जो इनपुट सिग्नल्स है उनको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स है, इनके अंदर ये इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आप देख सकते हैं कि इनके दोनों इनपुट्स पर, एक पे हमने एलडीआर जो लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है वो लगाया हुआ और एक पे लगाया हुआ टाइमर। तो जब दिन का वक्त होता है, एलडीआर पर जो लाइट पड़ी होती है इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, तो ये हमारी जो इनपुट है वो लो रहती है। और यहाँ पे भी चूंकि टाइमर लगा हुआ है, ये इनपुट भी लो है तो आउटपुट भी हमारे पास क्या आ जाएगी? लो आ जाएगी। बट जब शाम होती है तो ये यहाँ से लाइट पड़ना बंद हो जाती है, एलडीआर की रेजिस्टर कम हो जाती है, तो ये हमारा जो इनपुट है ऑन हो जाता है। बट जब तक ये टाइमर ऑन नहीं होगा हमारे पास आउटपुट जो वो नहीं आएगी। तो इस तरह जो गेट्स हैं वो एज अ स्विच जो इस्तेमाल होते हैं। इस तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी देखिए एज अ स्विच इस्तेमाल हो रहा है। जब तक दोनों पेंट खत्म नहीं होंगे हमारा अलार्म सिस्टम जो है वो ऑन नहीं होगा। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैथोड रेज आर अ बीम ऑफ, कैथोड रेज में कौन से पार्टिकल्स होते हैं? तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम को हम कैथोड बीम कहते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, कि अगर आप उसको पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम पैरेलल अप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या होगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम, तो ये भी उसको डिफ्लेक्ट करवा देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट व्हेन ऑल इट्स इनपुट आर हाई, कि जब दोनों उसके हाई हो तब उसकी आउटपुट हाई हो, तो वो एंड गेट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स हाई आउटपुट व्हेन वन और मोर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई, तो वो हमारे पास और गेट होता है जिसमें कोई एक इनपुट भी हाई पर हो तो हमारे पास आउटपुट जो वो हाई आ जाती है। नेक्स्ट इज the electronic circuit that gives low output when all its input are high, यानी कि आउटपुट उसकी लो है जब उसकी सारी की सारी जो इनपुट्स है वो हाई हैं, तो वो हमारे पास जो वो नैंड गेट कहलाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव लो आउटपुट व्हेन वन और मोर हाई, दैट इज अ नॉर गेट है। तो द बूलियन इक्वेशन फॉर ऑर गेट, बूलियन इक्वेशन की जो ऑर गेट है वो सॉरी ये नहीं है, वो ये वाली, इससे हम ऑर गेट की इक्वेशन है वो दिखाते हैं। और इससे नैंड गेट की जो आउटपुट है वो हमारे पास ये है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन।
होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। किसी भी तरह क्वेश्चंस के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो बर वक्त मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।